नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समयकी शिक्षा, और कला समयकी शिक्षा के यूनिट 2 में आप सभी पढ़ रहे थे दृश्य कला के बारे में। और इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात किया था सृजनात्मक कला यानी कि क्रिएटिव आर्ट के बारे में, और क्रिएटिव कला के अंतर्गत ही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं सृजनात्मकता के तत्वों यानी एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में। हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के तत्वों के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सृजनात्मकता के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। आपको लिखना है सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत हम करेंगे आपके गिलफोर्ड के परिभाषा से। यानी गिलफोर्ड जी जो है ना, वो आपके एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी पर वो परिभाषित किया है। वो कहते हैं, उनका कहना है एबिलिटी टू गो बियॉन्ड टू करेंट सिचुएशन। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता। यानी आप कह सकते हैं एबिलिटी टू गो बियॉन्ड टू करेंट सिचुएशन, अर्थात व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति से हटकर उससे आगे की सोचता है और स्वयं के चिन्ह को एक मृत रूप प्रदान करता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन की तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता जो है क्या होती है? एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के अंतर्गत हम देखते हैं। और दूसरा में आप लिखेंगे, दूसरा आपका है द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम। यानी इसका हिंदी हुआ समस्या की पुनः व्याख्या। री एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्या की पुनः व्याख्या। जिस कलाकृति में, इसमें आप लिखना है जिस कलाकृति में समाज दृष्टिगत हित चिंतन प्राप्त होता है वही आदर्श क्या है? कला है। इस प्रकार एक कलाकार समाज का प्राण होता है और वह तत्कालीन समाज की रीति नीति, धर्म, कर्म और व्यवहार वातावरण से ही अपनी सृष्टि हेतु प्रेरणा प्राप्त करता है और लोक कल्याण की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी कृति का, कला का निर्माण करता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? री एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स का अर्थ यह हुआ कि कलाकार जो है अपनी समस्या की जो पुनः व्याख्या करते हैं कि जो समाज में जो भी उसके परिवेश में जो भी समस्याएं होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका क्या करता है? वो पुनः व्याख्या करता है और अपने क्रिएटिविटी के आधार पर, अपने समझ में सृजनात्मकता के आधार पर वो क्या करता है? सब चीज़ों का निर्माण करता है। चलिए इसके उपरांत आप हेडिंग देंगे। अब आपको लिखना है कला सामाजिक चेतना के रूप में। जैसा कि मैंने कहा, ये कलाकार जो है अपने क्रिएटिविटी के बदले या फिर अपनी सृजनात्मकता की बदौलत क्या करता है? वो समाज के लिए कई सारे कार्यों को करते रहता है। तो आप यहाँ पर हेडिंग देंगे, टॉपिक आप लिखेंगे, हेडिंग लिख सकते हैं कला सामाजिक चेतना के रूप में। इसमें आप सभी को लिखना है कि कला में सामाजिक चेतना उसकी विषय वस्तु एवं उसके लोक से जुड़ी हुई होती है। उसमें परंपराएं, विरासत, स्मृतियाँ, रहस्य और प्रतीक आदि जो है विचार और सिद्धांत पाए जाते हैं। कला समाज में जो है अंतिम उद्देश्य से नहीं जुड़ी रहती है, क्योंकि कलाकार एक सामाजिक इकाई होता है। कलाकार क्या होता है? एक यूनिट होता है, एक सामाजिक इकाई होता है। अतः परिणाम स्वरूप वह भी सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे लेकिन जब वह सामाजिक विषय वस्तु का मूल और सार्वभौमिक मानव मूल्यों दृष्टिकोण के मध्य संबंध प्रस्तुत नहीं करता है, तब वह सामाजिक विषय वस्तु में सत्यता एवं सजीवता का अभाव भी बना रहता है।
यानी इसमें हमने क्या समझा, इसमें आपने समझा कि कला जो है क्या होती है, सामाजिक चेतना के रूप में हमारे समक्ष वर्तमान मौजूद रहती है, अवेलेबल रहती है, जिसमें कलाकार के द्वारा क्या किया जाता है, कलाकार जो है अपनी विरासत, अपनी स्मृति को एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में उसे प्रस्तुत करता है। क्योंकि कलाकार क्या होता है, कलाकार एक सामाजिक इकाई होता है, यानी कि समाज के बीच ही कलाकार निवास करता है। कलाकार कहीं अलग नहीं रहता है, वो आप ही लोग के बीच में, आप ही के समाज में रहता है और अपनी क्रिएटिविटी के बदले, अपनी रचनात्मकता के बदले, या फिर कह सकते हैं कि सृजनात्मकता के बदले क्या करता है, वो कार्य को बनाते रहता है, कार्यों का निर्माण करते रहता है, ताकि मानव के बीच जो है, समाज के बीच एक बेहतर क्रिएटिविटी का वो निर्माण कर सके। चलिए दूसरा आप लिखेंगे, सेकंड आपको लिखना है। सेकंड में हेडिंग देंगे कला में कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन इन आर्ट, कला में कल्पना। कला का सृजन जो है कल्पना के माध्यम से ही होता है। आप सबको पता होगा, जब कोई हम कलाकृति बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसकी एक छवि तैयार करते हैं और फिर उस छवि के अनुसार, उस अपनी कल्पना के अनुसार हम आकृतियों का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया कला जो है, कला का सृजन कैसे होता है, कल्पना के आधार पर होता है, और साथ ही साथ उसके रसास्वादन में ही कल्पना का तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसमें आप लिखेंगे कला में कल्पना में आप सभी को लिखना है कि कला का सृजन कल्पना के माध्यम से होता है, और साथ ही उसके रसास्वादन में ही कल्पना का तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि कलाकार अपनी कृति को देखकर आनंदित होता रहता है, तब अपनी बुद्धि एवं तर्क पर आधारित उस आंदोलन का वो मूल कारण खोजता है। इनमें उसके अनुसार जो तत्व प्रभावशाली होते हैं वह क्या करता है, उन्हीं का चुनाव करता है, और अपनी कल्पना शक्ति से उनका परिमार्जन करते हुए और अधिक प्रभावशाली रूपों का उद्भव करता है, यानी कि और अधिक आपके प्रभावशाली रूप और अधिक बेहतर रूपों का निर्माण करता है। इस सब के उपरांत वो क्या करता है, इस सब के उपरांत ही वो अपने इन रूपों, अपनी कला के इन रूपों को किसी भी माध्यम से वो व्यक्त करता है। यानी इसका अर्थ क्या है, कला में क्या करता है, एक कलाकार जो है अपनी इमेजिनेशन पावर का, यानी कि अपनी कल्पना का प्रयोग करता है, और अपनी कल्पना का प्रयोग करके अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर वो सब चीज़ों का निर्माण करता है, सब चीज़ों का रचना करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आप लिखेंगे कि कला में कल्पना का पर्याप्त तत्व सदैव विद्यमान रहता है। आपको यहाँ पर लिखना है कि कला में क्या होता है, कला में कल्पना का पर्याप्त तत्व जो है सदैव, यानी कि हमेशा विद्यमान रहता है, यानी कि हमेशा मौजूद रहता है। इसके उपरांत आप हेडिंग देंगे, आपको लिखना है कला समाज में प्राकृतिक चेतना। आप सभी हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे कला समाज में प्राकृतिक चेतना। इसमें लिखना है कि एक कलाकार जो है समाज के अंदर रहते हुए प्रकृति के संपर्क में भी आता है। यानी कला तो समाज में रहता ही है, कलाकार जो है तो समाज में रहते हुए उसके अंदर प्राकृतिक चेतना भी विकसित होती रहती है, और वह प्रकृति के माध्यम तथा विभिन्न तथ्यों का भी आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान यानी क्यों, प्रकृति से सीखता रहता है, प्रकृति से लेता भी है, प्रकृति को देता भी है, यानी कि आदान प्रदान जो है एक कलाकार के द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर कलाकार जो है जीवन के विभिन्न रहस्यों को उद्घाटित करने में भी सफलता प्राप्त करता है, और पूर्णता की प्राप्ति के इस पथ में वो प्रत्येक कदम बढ़ाते हुए कलाकार प्रकृति के रूप में साक्षात्कार करता है, और वह अगले कदम पर मानव की सेवा भी करता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ये कलाकार जो है प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति की चेतना को समझते हुए प्रकृति के संपर्क में रहता है, और उसी के अनुसार जो है अपनी कलाकृतियों का निर्माण करता है, और कलाकृतियों का निर्माण करने के उपरांत वो उसके उपरांत क्या करते हैं, मानव सेवा के लिए भी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह क्या करता है, आगे बढ़ते हुए अपने पथ पर सदैव अग्रसर होता है। उसकी इसी अभिव्यक्ति में
सौंदर्य का आंतरिक रूप भी हमें दृष्टिगत होता है, यानी कि दिखाई देता है। समाज भी अपने विकास में प्राकृतिक रूपों से प्रेरणा प्राप्त करता है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि समाज भी जो है अपने विकास में प्राकृतिक रूपों से, यानी कि जो नेचुरल सीन है, जो प्राकृतिक दृश्य है, इससे क्या करता है, समाज भी प्रेरणा प्राप्त करता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि सौंदर्य की जो व्यापकता जो होती है, वो सौंदर्य की व्यापकता ही व्यक्ति के हृदय को प्रभावित और आनंदित करने की क्षमता रखती है। आप सभी जानते होंगे जो सौंदर्य की जो व्यापकता जो होती है वो क्या होती है, व्यक्ति के हृदय को प्रभावित और आनंदित करने की क्षमता रखती है। वास्तव में जो है यह मौलिक प्रवृत्तिक कार्य करती है। वह सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है। प्रकृति का सौंदर्य प्राचीन काल से ही मानव के मन मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व रहा है। आप सभी जानते हो कि भारतीय मनुष्यों के अनुसार भी जो है सौंदर्य की भावना मस्तिष्क की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कला का जो आत्मिक सौंदर्य होता है वह इस मानव की आत्मा को शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है, जिसमें शक्ति की एक कह सकते हैं कि दीप्ति प्रदीप्ति स्थित होती है। इस प्रक्रिया में आप सत्यम शिवम सुंदरम का स्वप्न अपने वास्तविक रूप में दृष्टिगत कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको लिखना है, अंतिम विषय आप लिखेंगे कला का विषय समाज। आप सभी को हेडिंग देना है कला का विषय समाज। यहाँ पर हम जो है बाबू गुलाब राय का एक परिभाषा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। बाबू गुलाब राय कहते हैं, कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसे जैसा मानसिक खाद्य मिलता है वैसे ही उसकी कृति होती है। यानी उनका कहना यह है कि कवि या लेखक या जो भी चित्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, समय के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें जैसा मानसिक खाद्य दिया जाता है, मानसिक खाद्य यानी कहते हैं कि जैसे वो परिस्थिति में रहते हैं, उनके सामने जैसा परिवेश होता है वो उसी के अनुरूप ही अपनी कलाकृतियों की रचना करते हैं, आर्ट का निर्माण करते हैं। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि मानव का जो मन होता है वो मानव के मन का प्रत्येक भाव, उसकी कला की प्रत्येक धारा किसी न किसी सामाजिक परिवेश का उद्भव प्राप्त करती है। कला का कोई न कोई स्थूल सामाजिक आधार अवश्य होता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि किसी जाति की कला को उस कला की आप सामाजिक शक्ति अथवा उसकी सभ्यता निर्देशक भी कह सकते हैं। कला की जो है उस समाज का क्या होता है, प्रतिरूप होता है। यानी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, कला क्या होता है, उस समाज का एक प्रतिरूप होता है, यानी कि आईना होता है। यानी कि जिस समाज में कलाकार रहेगा वो क्या करेगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसी समाज के अनुरूप होगी। तो हम कह सकते हैं कला क्या होता है, समाज का एक प्रतिरूप होता है। मनुष्य के हृदय में जो है अन्य प्राणियों के प्रति विभिन्न प्रकार के भाव, क्रोध एवं घृणा इत्यादि समाहित होते हैं, किंतु उनके उत्तेजना, उत्पादन एवं व्यक्त करने की जो प्रणालियाँ होती है वो देश काल के अनुसार तब तक परिवर्तनीय रहती है जब तक कि धर्म और कला उन्हें पूर्णता प्रदान नहीं करते। यानी अब क्या समझे, मनुष्य के जो हृदय में जो है अन्य प्राणियों के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं होती है। आप सभी के मन में भी हर प्राणी के प्रति अलग अलग भावना विकसित होती रहती है। तो क्या होता है, कला के द्वारा, उस समाज के द्वारा या धर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी व्याख्या की जाती है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे आप सभी जानते होंगे आज क्या है, आज नाग पंचमी है। तो आप सभी भी नाग पंचमी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम सभी ने भी किया। तो आज के दिन क्या होता है, हम सांपों की पूजा करते हैं। वो भी एक जीव है, तो उसके प्रति दया भाव की भावना हम लोग हमारे मन में जागृत होती है। यानी कि धर्म की भावना से, कला से उत्पन्न हो क्या करते हैं, हम प्राणी मात्र के प्रति अपनी जो कह सकते हैं कि भावना
व्यक्त करते हैं, फिर प्रस्तुत करते हैं। आगे आपको लिखना है कि समाज से कलाकार को समस्त भौतिक उपकरण एवं प्राकृतिक सहयोग प्राप्त होता है। समाज अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को भी एक कलाकार के समक्ष निसंकोच व्यक्त करता है और कलाकार उससे प्रभावित होकर उसके समाधान हेतु अपनी कलाकृतियों के माध्यम से उसे प्रस्तुत करता है। यानी आप क्या समझे, समाज में जो है कोई भी यदि समस्या का जरूरत होता है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी इसे समाधान निकालना होता है समस्या का, तो क्या करता है, समाज जो है कलाकार को कहता है और कलाकार के द्वारा अपनी कलाकृतियों के माध्यम से उस समस्या का समाधान खोजा जाता है। और कलाकार जो है विभिन्न तरह की कलाकृतियों का निर्माण करके, एक जो शिल्पकार होता है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करके क्या करता है, वो समाज के समक्ष अपनी कलाकृति की प्रस्तुति करता है। तो कला के साथ जो है कल्पना के अद्भुत संयोग के कारण ही कला अपना विषय जो है समाज से चुन पाती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कलाकार क्या करता है, अपनी क्रिएटिविटी के कारण, सृजनात्मकता के चलते क्या करता है, वो कोई भी चीज़ों का निर्माण करता है, ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जो कि समाज के लिए उपयोगी हो। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप बहुत एक अच्छी चीज़ प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो छाता कंसेप्ट है, छाता जो ओढ़ते हैं, छाता कैसे होता है, छाता का डिजाइन कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, छाता कंसेप्ट होता है, छाता ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, समाज में क्या था, पहले जैसे बारिश होती थी तो बारिश से बचने के लिए लोग विभिन्न तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते, विभिन्न तरह की चीज़ें बनाते थे। तो कलाकार ने एक ऐसा कंसेप्ट निकाला कि इसे एक छाता का रूप दिया, यानी कि इसे हम क्या कर सकें, आसानी से पकड़ सकें और इसको हम बारिश के समय ओढ़ भी सकें। बारिश नहीं भी होती, इसे हम समेट करके आसानी से रख भी सकें। तो ये कंसेप्ट क्या किया, एक कंसेप्ट बनाया गया, निर्माण किया गया कलाकार के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका निर्माण क्रिएटिविटी के द्वारा, सृजनात्मकता के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे क्या होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसी चीज़ की जो है आविष्कार कब होता है, जब उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। तो आवश्यकता किसकी महसूस की गई, बारिश से बचने की आवश्यकता थी, तो इसका निर्माण किया गया। निर्माण कौन किया, एक सृजन, जो आपके क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाती है, सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक कलाकार क्या करता है, समाज को जो है एक बेहतर चीज़ें प्रदान करता है, और जो चीज़ें समाज को ज़रूरत हो उसका निर्माण भी एक कलाकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके उपरांत आप देखेंगे कि कला में जो है कल्पना के तत्वों के संयोग से आनंद की भी प्राप्ति होती है। और वह इसलिए कि कालिदास ने जो है अपने काल की विभिन्न समस्याओं एवं अनुभूतियों को स्वर प्रदान करने के अतिरिक्त अनुभूतियों को भी व्यक्त किया है, जिनका संबंध युग युग से रहा है, यानी कि युगों युगों से रहा है। जब आप कालिदास की रचनाएं पढ़ेंगे तो आप उसे समझ सकते हैं कैसे उन्होंने अपने वर्तमान समय की जो समस्याएं थी उसको एक बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसके उपरांत आपको लिखना है कि हजारों वर्ष पूर्व भारतीय शिक्षा एवं आध्यात्मिकता जो है अपने चरम पर थी। इस बात का ज्ञान भी हमें केवल कला के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे पूर्वजों की जो कृतियाँ थी आज भी कला के माध्यम से हमारे जीवन को निर्देशित करती रहती है। प्राचीन काल में विकास एवं भावों के माध्यम से आज का कलाकार जो है लगातार प्रभावित एवं प्रेरित भी होता रहा है और होता रहेगा भी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो भी हमारे प्राचीन काल की जो भी ग्रंथ है, जो भी साहित्य है, उसे क्या किया है, कलाकारों के द्वारा ही सृजित किया गया, कलाकारों के द्वारा निर्मित किया गया है। जो कि हम आज के समय पढ़कर उसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो है किस तरह की रचनाएं करते थे, कैसा उनका परिवेश था, कैसा हमारा रहन सहन था, सबके बारे में भी हमें क्या होती है, जानकारियाँ प्राप्त होती है। जब हम कला और समाज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात करेंगे कि कला और समाज में कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती है, यानी कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। वो भिन्नताएं क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे
कि समाज की उत्पत्ति जो है मनुष्य के समुदायों से होती है। समाज की उत्पत्ति कैसे होती है? आप सभी जानते हैं, मनुष्य के जो समुदाय होते हैं, बहुत सारे आदमियों का जो ग्रुप होता है, उसके द्वारा समाज की उत्पत्ति होती है। तथा कला का सृजन जो है भावों रूपात्मक समूहों से इसकी उत्पत्ति होती है। समाज में जो है अनेक प्रकार के व्यक्ति समूह पाए जाते हैं और परिणाम स्वरूप समाज में कला के अनेक प्रकार के भी भाव विद्यमान रहते हैं। कला केवल जो है समाज के व्यक्तियों की भावना ही नहीं रखती, अपितु व्यक्तिगत रूप में वह केवल कला के लिए ही रह जाती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी यदि तर्कपूर्ण विवेचना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कला और समाज का अटूट संबंध है। यदि हम इसकी विवेचना की बात करते हैं, कि विभिन्नताएं की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कला और समाज भले ही अलग हो, लेकिन कलाकार क्या होता है, समाज के अधीन ही रहता है। समाज के अंदर ही एक कलाकार रहता है और समाज के जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए वो अपनी कलाकृतियों का निर्माण करता है। और समाज में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वो ज़रूरत पड़ती है, उसका वो निर्माण भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि कला और समाज का जो है अटूट संबंध होता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि किसी न किसी क्षेत्र में वह आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं और एक दूसरे के अभाव में महत्वहीन भी प्रतीत होते हैं। यानी यदि आप कला को और समाज को अलग अलग कर दे तो दोनों क्या होगा, एक महत्वहीन हो जाएगा, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे से क्या हुए, आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक को हम हटा देंगे तो दूसरे का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इसके उपरांत आप जो लिखेंगे कि जब भारत में जो है तलवारों की झंझनाहट के ओजस्वी संगीत में मदमस्त रहता था, तो साहित्य में भी इसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती थी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जब भारत में युद्ध हो रहे थे या वैसा कोई काम हो रहा था, तो उस समय भी साहित्य के द्वारा सैनिकों को प्रेरित करने का कार्य किया जाता था। उसके बाद जब आपका भक्ति काल आता है, तो भक्ति काल में भी जब देश के कण कण में भक्ति आंदोलन हो रहे थे, तो उस समय में भी कला में भी इसका प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। तो हम यह कह सकते हैं कि चाहे वो साहित्य कला हो या मूर्ति कला हो या फिर चित्रकला हो, हर जगह हमको, हर क्षेत्र में हमको कला के जो है विषय दिखाई देते हैं। तो आप आगे इसमें लिखेंगे, इन सभी कला के विषय भक्ति आंदोलन के अनुरूप जो क्या होते गए, परिवर्तित होते गए। ये विषय जो है लगातार परिवर्तनीय भी रहते हैं। एवं स्वतंत्रता काल में कला के विषय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का महत्व, देश प्रेम एवं भारत से अंग्रेजों की विदाई से भी संबंधित रहे हैं। आप सभी यदि रचनाएं पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, देश गुलाम था, तो कैसे ओजस्वी कवियों के द्वारा, उनकी रचनाओं के द्वारा सैनिकों को एक प्रेरित करने का काम कला के द्वारा किया जाता था। यानी कि उस समय कलाकार जो है अपनी कविताओं के द्वारा, अपने चित्रों के द्वारा सैनिकों को या जो देश के योद्धा थे उनको प्रेरित करने का काम जो है हमेशा कला के द्वारा किया गया है। यदि हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान में जो परिस्थिति है इससे निपटने के लिए भी कलाकारों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि हम इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकल सकें। तो हम यह कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, कोई भी समय रहा हो, हमेशा जो है कला के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा समाज को जो है हमेशा एक सही राह दिखाने का प्रयास किया गया है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो आप सभी को याद होगा नंदलाल बसु के बारे में। नंदलाल बसु जो है कई बार जो है उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के कई चित्रों के निर्माण किए थे। जब गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए या कोई भी सम्मेलन होता था, जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो उन सभी अधिवेशन में बैनर बनाने का कार्य, पोस्टर बनाने का कार्य चित्रकार नंदलाल बसु के द्वारा किया जाता था। तो हम यह कह सकते हैं कि एक कलाकार जो है हमेशा समाज के बीच रहता है, समाज के साथ रहता है और समाज के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होते हैं, सब में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे, आज तक की हम बात करें, आज तक जो है कला के विभिन्न विषय समाज एवं समाज की परिस्थितियों के माध्यम से ही कला को प्राप्त होते रहे हैं।
और आगे भी समाज के विषय, कला के विषय बनते रहेंगे या बने रहेंगे ही। तो आज के क्लास में हम बात कर रहे थे आपके, आज हमारा टॉपिक था सृजनात्मकता के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में हम आज के क्लास में बात किए। इसके अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे कि सबसे पहले हम आपके बताए थे गिलफोर्ड के जो 2 डिफिनीशन है उसके बारे में। उसके उपरांत हमने जाना कला सामाजिक चेतना के रूप में। इसके उपरांत आपने लिखा था कला में कल्पना और कला समाज में प्राकृतिक चेतना। इसके उपरांत आपने लिखा था कला का विषय समाज। तो हमने कला और समाज के विषय में भी परिभाषित किया, उसे समझा। और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके अगले वीडियो में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।